ऑनलाइन क्लासेज में सभी का स्वागत। सेकेंड ईयर एचडीपी गाइनोकोलॉजी में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पढ़ रहे थे हम। ये अभी जो लेक्चर हुआ इसके कंटिन्यूस में आज फिर इसको अभी मैंने आपको ब्रॉड लिगामेंट का एक जिक्र किया। यहाँ आया था ना कि ब्रॉड लिगामेंट से ओवरी यूट्रस के साथ जो है वो अटैच रहती है। तो ये ब्रॉड लिगामेंट आपने इसमें शायद दे रखा है, पहले देख भी रही रखा है आपने। ये इसमें पूरा ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं ये आपने ऑलरेडी ये इसमें डायग्राम दे रखा है, आपने सारे पढ़ रखे हैं। ये ब्रॉड लिगामेंट है, ये देखिए ये जो धागे से नज़र आ रहे हैं, ये देखिए ये ओवरी, ये सारे आपस में जो है वो ये हॉर्न, ये यूट्रस, ये हॉर्न है, आपस के अंदर ये अटैच है इस ब्रॉड लिगामेंट से। ये देखिए ये पूरा का पूरा ये ब्रॉड लिगामेंट है जिससे ये आपस में जुड़े हुए हैं। तो इसमें ब्रॉड लिगामेंट जो है वो एक तो अब हम कॉर्टेक्स मेडुला इसका ओवरी का इसका हो गया, और वो साइट रिलीज सीएल का मैंने क्लियर कर दिया। अब हम इसको कंटिन्यू में ले रहे हैं। इसका है अंडाशय के कार्य। ओवरी के क्या कार्य हैं? इसका मुख्य कार्य अंडा उत्पादन व हार्मोन एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन, 3 अंडरलाइन कर लेना। ये पूछे जाते हैं ओवरी से रिलीज होने वाले हार्मोन्स के नाम लिखो। तो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन, ये हार्मोन जनन क्रिया तथा आयन अडर के विकास से संबंध रखते हैं। घोड़ी का अब ये डिफरेंस हम देखेंगे। घोड़ी का अंडाशय संख्या में 2 हैं। अब ये अंडरलाइन कर लेना, ये बीन के आकार का होता है, साइज बहुत बड़ा होता है इसका। देखिए 3.5 × 1 इंच, वजन 70 से 80 ग्राम लगभग ये साइज होता है इसका, यह ध्यान रखना। गुर्दे जितना। बीन के शेप का अंडरलाइन कर लेना। इसके स्वतंत्र सिरे पर ओवुलेशन फोसा होता है, अंडोत्सर्जन छिद्र होता है, ओवुलेशन फोसा। यह सब लंबर क्षेत्र में स्थित होता है। सब लंबर, लंबर के नीचे, लंबर आपने पढ़ रखी है वर्टिब्री, तो उनके नीचे स्थित होता है। ये ऊंचाई में जब आप चेक करते हो तो ये उस जगह नहीं पाया जाएगा। ये जो है ऊपर की साइड में सब लंबर रीजन में, लंबर जो वर्टिब्री हैं उनके नीचे ऊपर ये जो पाया जाता है। इसको जब जांच करते हैं, चेक करते हैं, तो ये यहाँ नीचे पेल्विक इनलेट के नीचे उस पे प्यूबिस वाले भाग पे नहीं मिलेगा। ये भी ध्यान रखें। यह सब लंबर क्षेत्र में स्थित होता है। कुतिया बीच में, आकार में अंडाकार तथा संख्या में 2। ये खंड लिकत तथा अंगूर के गुच्छे की तरह होता है। और 3rd व 4th लंबर वर्टिब्रे के नीचे, ये भी वहीं 4th, 3rd एंड 4th लंबर वर्टिब्री 4th, 3rd व 4th के नीचे। स्वाइन में इसका अंडाशय लोबुलेटेड होता है तथा अंगूर के गुच्छे की तरह ही होता है। अब ये मुर्गे में इसमें केवल बायां अंडरलाइन कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बायां लेफ्ट यानी अंडाशय ही पूर्ण विकसित होता है, दायां काम नहीं करता इसमें, वो क्रियाशील नहीं होता, लेकिन लेफ्ट ओनली, बायां ही क्रियाशील होता है। तथा उदर के ऊपरी भाग में स्थित होता है। उदर के ऊपरी भाग में, एब्डोमेन के ऊपरी भाग। इस पर अंगूर के गुच्छे के रूप में विभिन्न आकार के अंडे पाए जाते हैं। तो ये इसमें ओवरी इसमें चिकन में दे रखा है, इसके भाग दे रखे हैं, अंडवाहिनी जो है। तो ये ओवरी तो पहले आप ये देख लें, गुच्छे की तरह है, डायग्राम दिया हुआ। अब इसमें सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में हम पढ़ेंगे।
अंडवाहिनी इसको कहते हैं, गर्भाशय नाल, डिंब वाहिनी जिसमें से डिंब वाहन होके जाता है, ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब कहते हैं इसको। यह प्रत्येक मादा में मुर्गी को छोड़कर 2 होती हैं। नलिका आकार की 2 तथा अंडाशय व गर्भाशय यूट्राइन हॉर्न के बीच में स्थित होती है। इसके मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं, इनफंडिबुलम कप शेप, एम्पुला फूला हुआ भाग, और संयोजक इस्थमस जोड़। तो अब हम इसको अलग अलग पढ़ेंगे। इनफंडिबुलम, गर्भाशय नाल अंडाशय के निकट एक की फनल के रूप में होता है। इसे वायु कोष्ठ का निकाय कहते हैं। यह अंडाशय के चारों ओर रहता है परंतु इससे जुड़ता नहीं है। इसके ऊपरी सिरे अंगुलियों की भांति आकृतियां होती हैं जिन्हें फिबरी कहते हैं, फिबरी या फिब्रिया कहते हैं। अंडाशय जो अंडा निकलता है वह तुरंत ही इस इनफंडिबुलम द्वारा पकड़कर गर्भाशय नाल में भेज दिया जाता है। तो ये इनफंडिबुलम कप शेप संरचना, ये इसको एक पूरे को पढ़ने के बाद में डायग्राम से हम एक क्लियर कर लेंगे। एम्पुला, डिंब वाहिनी नलिका का मध्य भाग, अंडरलाइन कर लेना, जो सबसे लंबा होता है तथा ये निषेचन, यही फर्टिलाइजेशन होता है। यह भी पूछा जाता है कई बार, ध्यान रखना। तो निषेचन जो है वो एम्पुला में होता है। अब इस्थमस, संयोजक जुड़ाव वाला, यह डिंब वाहिनी का अंतिम भाग है जो हॉर्न से जुड़ा रहता है, हॉर्न से जुड़ा रहता है, यानी कि ये क्या कहते हैं इसको, श्रृंग से जुड़ा रहता है, हॉर्न से। अंडवाहिनी गर्भाशय नाल की आंतरिक परत एक परतीय स्तंभाकार अच्छांदक और रोमे कोशिकाओं यानी कि कॉलुमनर सिलिएटेड एपिथेलियम, कॉलुमनर, ये मैंने आपको समझाए हुए हैं। कॉलुमनर, जो कॉलम खंबे की तरह होते हैं, खड़े, सिलिएटेड होते हैं, उन पे बाल होते हैं, छोटे छोटे सीलिया जिनको बोलते हैं, एपिथेलियम द्वारा बनी होती है, जो अंडे को पीछे की तरफ एम्प्यूला में धकेलने में सहायता करती है। इनफंडिबुलम ने इसको पकड़ लिया, एग को, और अब ये पीछे धकेलने का कार्य वो सीलिया द्वारा किया जाएगा। गर्भनाल के बीच की परत लंबे व वृत्ताकार मांसल तंतुओं से बनी होती है तथा बाह्य परत पेरिटोनियम की परत से ढकी रहती है, जिसे सीरस परत कहते हैं। अंडरलाइन करना इसको, सीरस परत इसको कहा जाता है। अंडवाहिनी की कोशिकाओं द्वारा एक द्रव्य का स्राव भी निकलता है। शुक्राणु जब इस द्रव्य के संपर्क में आता है तो उसकी निषेचन क्षमता, कैपेसिटी, क्षमता बढ़ जाती है। यही स्राव डिंब को पोषण भी प्रदान करने के साथ शुक्राणुओं की समर्थीकरण, कैपेसिटेशन क्रिया, निषेचन व जाइगोट के प्रारंभिक विकास में सहायक होता है। फर्टिलाइजेशन और जाइगोट बनता है, इसके प्रारंभिक विकास में सहायक होता है, क्योंकि कैपेसिटेशन होगा, पावरफुल स्पर्म होगा, तभी वो ओवा को भेद पाएगा। यह डिंब वाहिनी, यह डिंब बाहरी अंडवाहिनी नलिका में होने वाले पेरिस्टाल्टिक क्रिया के निषेचन डिंब परिवहन में सहायक होता है। अब ये मैंने पेरिस्टाल्टिक और एंटी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, लेकिन फिर भी इसको आप समझ लें। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है, मैंने आपको बताया था। ये जो हम भोजन खाते हैं, ये भोजन ईसोफेगस में हम जब ये क्योंकि माउथ के द्वारा तो जोर हम लगा के प्रेस करके इसको उसमें ईसोफेगस में धकेल देते हैं फेरिंक्स के थ्रू। तो उसके बाद में क्या होता है कि उसके अंदर मूवमेंट आता है, जिसको ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, जैसे ये जो है ईसोफेगस है, इसकी लाइनिंग है अंदर की, और क्या होता है जैसे फूड इसके अंदर आ गया तो ये इसका आकार यूं हो जाता है, ये
अब इसको, ये बैक वाली साइड है जो इसको धकेलती है आगे की तरफ, धकेलेगी, तो अब ये जैसे ही धकेलेगा ये खुल जाएगा, और ये पीछे से ये पिचक जाएगा, आगे से फिर ये खुल जाएगा, फिर ये इसी तरह हो जाएगा, फिर इस तरह से होता चला, यूं इस तरह से। ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है, देखिए ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है। इससे भोजन हमारा जो है फेरिंग्स के आगे जो इसोफेगस से स्टोमक तक जो है वो पहुंचता है। अब जब उल्टी होती है तो यही पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट एंटी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो जाता है, यही उल्टा काम करना इधर से शुरू हो जाता है, तो ये वापस ले आता है और हम उसको वोमिट कर देते हैं। तो ये पेरिस्टाल्टिक, तो इस मूवमेंट से ये जो ओवा है वो आगे धकेला जाएगा। तो सेम प्रोसेस इसमें, ये पेरिस्टाल्टिक क्रिया है। निषेचन प्राय एम्पुला तुम्बिका में होता है, तथा जाइगोट का प्रारंभिक विकास भी तुम्बिका में ही होता है। अंडरलाइन कर लेना इसको अच्छी तरह से। 3-4 दिन बाद जाइगोट गर्भाशय में प्रवेश करता है, अब जाता है वो यूट्रस में। तो अब ये इसको देखें। अब हमारे पास इसको थोड़ा अगर देखना है तो आप इसको डायग्राम में भी आप देख सकते हो, लेकिन चलो ये इसमें मैं आपको कंप्लीट ही करवा देता हूँ, इसमें आ जाएगा ये। इसमें हमारे पास जब ये मुर्गी का कंप्लीट हम पढ़ेंगे इसमें डिटेल आ जाएगी। घोड़ी में, इसमें अंडवाहिनियाँ छोटी व लचीली होती हैं, इसमें फिब्री अधिक लंबी होती है, वो कप शेप जो है वो लंबा होता है, ताकि ये वैल्यूएबल जानवर है, एक भी एग इसका कभी भी जाया नहीं जाता, क्योंकि फिब्री जो लंबी हैं और एक्टिव है। तो ये जैसे ओवा निकला और ये तुरंत उसको कैच करके इसमें धकेल देती हैं फर्टिलाइजेशन के लिए एम्पुला की तरफ। बीच में यह कम लचीली व 5 से 7 सेंटीमीटर लंबी होती हैं। स्वाइन में अंडवाहिनी 20 सेंटीमीटर लंबी होती है। अब इसमें ख़ास तौर से मुर्गी वाला जो है मेन पूछा जाता है इसमें, क्योंकि इसमें एक भाग जो है वो इसमें आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, कुछ ओपनिंग्स एक्स्ट्रा मिलेंगी, कुछ ये नाम एक्स्ट्रा हैं, क्योंकि ये तीनों ओपनिंग जो है वो क्लोएका में होती हैं। तो ये एक आपने पहले पढ़ भी रखा है, लेकिन इसको मैं दोबारा आपको बता देता हूँ। तो इसमें आपको बता दिया कि बाईं ही केवल जो है वो विकसित होती है, अंडवाहिनी पूर्ण विकसित व क्रियाशील होती है। ये लगभग 80 सेंटीमीटर लंबी, और अब इसके 5 भाग। इनफंडिबुलम, ये तो सेम है, कप के आकार की संरचना जो इसको पकड़ेगी ओवा को। नाउ इसमें इंपॉर्टेंट है भाई मैग्नम अंडरलाइन कर लेना है इसको। ये अंडे के एल्ब्यूमिन को बनाता है, अंडे का एल्ब्यूमिन जो है वो मैग्नम के भाग में ही बनता है। अब इस्थमस ये अंडे के बाहरी परत यानी कि शेल को बनाता है, और यूट्रस जो है ये गर्भाशय को विश्राम यहाँ करता है अंडा। एंड योनि वेजाइना, यह एक नली है जिसके माध्यम से अंडा क्लोएका में पहुँचता है, तथा अंडवाहिनी का अंतिम भाग है। और इसके बाद में आता है यूरोडियम में जाकर खुलती है, ये यूरोडियम में जाकर अंतिम भाग यूरोडियम में जाकर के खुलता है। अब है यूट्रस। यह खोखला मांसल मोटी दीवारों से निर्मित मादा पशु का गर्भकाल के दौरान शिशु का विकास हेतु अत्यंत मुख्य अंग है। यह अंडवाहिनी गर्भाशय नलिका तथा वेजाइना के मध्य में स्थित है। इसमें जब बच्चा नहीं होता तो पेल्विक कैविटी में रहता है।
अंडरलाइन कर लेना इसको। जब बच्चा नहीं होता ये पेल्विक कैविटी में रहता है और ज्यों-ज्यों बच्चे का विकास होता है एब्डोमिनल कैविटी में जाने लग जाता है। इसके नीचे मूत्राशय यानी कि यूरिनरी ब्लैडर व ऊपर इसके रेक्टम होता है, मलाशय अभी पीछे मैंने बताया, नीचे ब्लैडर और ऊपर रेक्टम। बच्चे रहित यानी कि नॉन ग्रेविड स्थिति में गर्भाशय की लंबाई 40 से 42 सेंटीमीटर होती है, चौड़ाई 9 से 12 सेंटीमीटर। इसके 3 भाग, इसके भी 3 भाग हैं यूट्रस के भी। अभी मैंने आपको बताया था एक हॉर्न घुमावदार नलिका के रूप में संख्या में 2, यूट्रस से 2 ये हॉर्न निकलते हैं, घुमावदार संख्या में 2 होते हैं, तथा स्पाइरल मांसपेशियों द्वारा निर्मित होते हैं। स्पाइरल मांसपेशियों द्वारा निर्मित इसकी लंबाई नॉन ग्रेविड यूट्रस में 30 सेंटीमीटर होती है। यूट्रस की बॉडी, ये हॉर्न हुए बॉडी। गर्भाशय की बॉडी की लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर होती है। इसकी लंबाई चौड़ाई गर्भकाल पर निर्भर करती है। ये ब्रॉड लिगामेंट से जुड़ी होती है। तो अब ये देखिए, ये बॉडी ब्रॉड लिगामेंट से जो है वो जुड़ी रहती है। तो ये अब आपने ये ब्रॉड लिगामेंट फिर यहाँ आपने देखा, पिंड बॉडी संरचना के आधार पर 3 प्रकार की परतों से निर्मित है। बाह्य परत जिसे सीरस कोट और पेरिटोनियम कहते हैं, सीरस कोट या सीरस कोट बोलते हैं। बीच की परत मांसपेशियों द्वारा निर्मित होती है जिसे मायोमेट्रियम कहते हैं। मायोमेट्रियम, ये नाम सब आपने पढ़ रखे हैं। मायोमेट्रियम कहते हैं। इसमें 3 प्रकार की मांसपेशियां पाई जाती हैं। लॉन्गिट्यूडिनल, लंबाई, यूं लंबाई में, उसके बाद में फिर सर्कुलर, वर्ताकार, और फिर उसके बाद में फिर लॉन्गिट्यूडिनल। तो ये 3 तरह की मांसपेशियां हैं। पहले लंबवत लंबाई लॉन्गिट्यूडिनल, फिर उसके बाद में आती है सर्कुलर गोलाई वाली, और फिर जो है उसके बाद में लॉन्गिट्यूडिनल। सबसे आंतरिक परत को एंडोमेट्रियम कहते हैं। इसी परत में प्लेसेंटा स्थित होता है। प्लेसेंटा आपने पढ़ रखा है। गाय में कोटिलिडनरी प्रकार का प्लेसेंटा पाया जाता है। सर्विक्स, सर्विक्स गर्भाशय की ग्रीवा, यह एक छेददार रबर कॉर्क की तरह का भाग होता है। इसकी दीवारों में अत्यधिक फोल्ड होती हैं। इसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर होती है। इसके 2 भाग होते हैं, बाह्य ग्रीवा व आंतरिक ग्रीवा। इसमें बच्चेदानी का मुंह बोलते हैं, इसको बोलते हैं। कई बार अंदर से तो बच्चेदानी का मुंह खुल गया, बाहर से नहीं खुला, या बाहर से खुल गया अंदर से नहीं खुला, इसीलिए बच्चा नहीं आ रहा बाहर, तो इसको बच्चेदानी का मुंह भी कहते हैं। गर्भाशय की ग्रीवा, मुंह, छेद, इसके बाद बच्चा बाहर आएगा। तो ये एक रबर के कॉर्क की तरह है और ये फोल्ड लिए हुए होता है। इसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर, बाह्य ग्रीवा, आंतरिक। इसकी गुहा छेद प्रसव के दौरान अथवा ऋतुकाल में खुल जाती है, जिसके द्वारा गर्भाशय का स्राव बाहर निकलता है। इसका बाह्य भाग एक्सटर्नल सर्विक्स, एक्सटर्नल सर्विक्स जो वेजाइना में एक उभार रूप में बाहर निकला रहता है तथा योनि की दीवारों के साथ एक थैलेनुमा पाउच बनाती है जिसे फॉर्निक्स कहते हैं। तो कई बार जब एआई करते हैं तो कई बार एआई गन जो इसमें चली जाती है, तो ये रॉन्ग मेथड है एआई करने का, अभी आपको बताएंगे। उसको फॉर्निक्स कहते हैं। यहाँ कहीं अगर डायग्राम में आया तो मैं आपको डायग्राम की मदद से बताऊं। लूज होती है फोल्ड इसकी, और उसमें ये डायग्राम के अंदर बिल्कुल यहाँ आप इसको देख पाएंगे। जब आप फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पढ़ेंगे तो ये देखिए, ये है
ये एक्सटर्नल ऑस कहते हैं इसको, ऑस भी कहते हैं। ये सर्विक्स, ये रहा, ये देखिए ये काफ़ी फोल्ड है इसमें, और ये जो बाहर का इसके साथ का फोल्ड है, ये यहाँ इधर और इधर दोनों तरफ, ये कहलाता है फॉर्निक्स वेजाइना। तो ये इधर ये वेजाइना है, ये सर्विक्स है, ये यूट्रस है, ये हॉर्न है, ये हॉर्न है दो, अभी हमने पढ़ लिया है। और इधर ये ओवरी है, और इसके भाग हमने पढ़ लिए हैं। और ये जो बॉडी है इसकी यूट्रस की, ये हॉर्न है, और ये इसकी ओपनिंग है, मुंह है इसका, जिसको सर्विक्स कहते हैं। ये ऑस मुंह। तो यहाँ पे देखिए इसका मुंह है जो, ये ऑस है, तो यहाँ ये फोल्ड पाई जाएंगी, काफ़ी फोल्ड पाई जाती हैं इसमें। और ये जो फर्निक्स है, ये इसकी साइड वाली जो इधर साइड में ये एक इस तरह का खड्डा सा बनता है यहाँ पे। तो कई बार क्या है, गन जो है वो इसमें नहीं जा कर के, यानी कि सर्विक्स के मुंह में इधर नहीं जाके यहाँ इस फोल्ड में चली जाती है, और यहाँ लोग यही कर देते हैं। रॉन्ग मेथड है, इसमें दिक्कत आती है। तो ये है फॉर्निक्स वेजाइना। तो अभी हम इसके बारे में, फॉर्निक्स जो है वो पाउच के बारे में हमने पढ़ा। गर्भाशय के कार्य, तो गर्भाशय के क्या कार्य हैं? शुक्राणु को निषेचन स्थान तक पहुंचने में मदद करना, कार्पस ल्यूटियम के कार्य को नियंत्रित करना, निषेचित डिम्ब पूर्ण तथा गर्भ को धारण करना, निषेचित यानी फर्टिलाइज्ड ओवा जब तक अंतः स्थापित इम्प्लांट ना हो जाए, नहीं होता, तब तक उसके पोषण हेतु गर्भाशय दूध यूट्राइन मिल्क तैयार करना। 3 से 7 दिन इसमें लग जाते हैं। तो ये यहाँ पर ये इसको मिल्क प्रोवाइड करवाता है। गर्भ को पूर्ण गर्भ काल तक विकसित करना, प्रसव के समय संकुचन कर बच्चे को तथा प्लेसेंटा को बाहर निकालना, और प्रसवोपरांत गर्भाशय प्रत्यावर्तन इन्वोल्यूशन की क्रिया द्वारा पुनः पूर्वाकार ग्रहण करना। ये इन्वोल्यूशन आपने पहले पढ़ लिया है। ये वो स्थिति है जब ये एक बार यूट्रस जो है वो बच्चा जब बाहर आ जाता है, उसके बाद में दोबारा गर्भ धारण तैयार करने के लिए समय उसको लगता है जो, तो ये जो तैयार होता है दोबारा बच्चे का गर्भ धारण करने के लिए, दोबारा जो यूट्रस तैयार होता है, इसको इन्वोल्यूशन की क्रिया जो है वो कहते हैं। तो ये थोड़ा टाइम ले लेगा, अभी इनका डिफरेंस, इनमें क्या क्या फ़र्क है। घोड़ी के अंदर, घोड़ी में इसमें हॉर्न जो है छोटे होते हैं, और घोड़ी में गर्भाशय लंबर वर्टिब्री, देखिए लंबर वर्टिब्री से जुड़ा होता है, तथा इसकी लंबाई व चौड़ाई गाय के गर्भाशय से ज़्यादा होती है, एवं ये टी शेप होता है। ये ध्यान करना भाई, अंडरलाइन कर लेना इसको, टी शेप। इसमें कॉटिलिडन्स नहीं होते, बल्कि डिफ्यूज्ड टाइप का प्लेसेंटा होता है, उसमें कॉटिलिडन्स होते हैं। बीच में इसमें गर्भाशय वी शेप, ये देखो दे रखा है वी शेप होता है, वी शेप। उसमें टी शेप है, यूं और यूं, इसमें वी शेप है। गर्भाशय की बॉडी छोटी तथा हॉर्न बड़े होते हैं। इसका अपरा प्लेसेंटा जॉनरी टाइप का होता है। सूर्य में इसके गर्भाशय की बॉडी छोटी व 5 सेंटीमीटर लंबी होती है। इसके हॉर्न 1 मीटर लंबे होते हैं। इसमें अपरा प्लेसेंटा डिफ्यूज टाइप जो है होता है। अब ये इसको ढंग से हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट इसका जो पार्ट रह गया, इसमें वेजाइना और ये जो है वल्वा, इन दोनों को हम, और शायद इसमें क्लाइटोरिस कहीं आएगा, तो हम इनको अच्छी तरह से बाद में जो नेक्स्ट लेक्चर में इसको लेंगे। थैंक यू वेरी मच।